तो हम कह रहे थे कि कानून को समझना कठिन है। ये अगर आप समझना चाहते हैं तब ये बहुत कठिन है, और अगर आप पास होना चाहते हैं तब फिर इससे आसान स्कीम ही नहीं है। अगर आप कानून से सिर्फ जीविकोपार्जन करना चाहते हैं तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप उन जगहों पर जाएंगे जहां कानून के माध्यम से जीविकोपार्जन होता है तो आपको पता ये लगेगा कि 90% मामलों में आप कुछ भी कहो वही होगा जो होना चाहिए, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। कारण यह कि जो होना चाहिए वो करना उसका काम है, जो पीठ पर आसीन है, जो पीठासीन है, उसका कर्तव्य है कि डिसाइड अकॉर्डिंग टू लॉ करे। आप कहते रहो कि इसे खारिज कर दीजिए तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इट इज नॉट यू। ठीक है, आपकी मांग इसे वहां स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो आप कहते ही हैं हमें अमुक चीज या अमुक अधिकार ये दे दीजिए, फिर भी नहीं मिलता आपको। इसका मतलब आपको मांगे कुछ नहीं मिलेगा, और होगा तो जरूर मिलेगा। अगर है तो फिर तो आप मना करो तो भी मिलेगा, और अगर नहीं है तो मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, वहां 10% मामले ऐसे जरूर होते हैं जिनमें सामने खड़े वकील की एबिलिटी है, ये मामले को डिसाइड कराती है। तो ऐसे 10% मामले अगर आपके खिलाफ भी डिसाइड हो जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? 90% मामलों से आपका सम्यक जीविकोपार्जन ये होता रहेगा। इसलिए अगर कानून को जीविकोपार्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है तो जरूरत ही नहीं है। और इस फील्ड का दुर्भाग्य यही है, इस फील्ड का दुर्भाग्य यही है। और आज ऑन कैमरा बोलना है ये, ताकि ये सब जगह पहुंच जाए, और जो सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए पढ़ रहे हैं वो मत पढ़ें, इसीलिए ऑन कैमरा बोलना। अगर आप इसे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो भी मत पढ़िए, मेरी गारंटी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि ये अकेली ऐसी विधा है जिसमें 1860 में जो आईपीसी का पेपर बना था वही 2024 में बना है, और वही 2030 में भी बनेगा। इसलिए पास होने के लिए भी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस दिन आपने इसे समझने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, बस उसी दिन सारी समस्या है। क्योंकि है क्या, आप चीजों को सिर्फ 2 आयामों में देखने के आदी हैं। आप ये जानते हैं कि या तो ज्ञान होता है या अज्ञान होता है, या तो जानकारी होती है या तो जानकार व्यक्ति होता है, और या गैर जानकार व्यक्ति होता है। जबकि ये 2 बातें ठीक होंगी, लेकिन एक तीसरी बात भी ठीक है, और वो तीसरी बात यह है कि आपको यह जानकारी होना कि हमें जानकारी नहीं है, ये तीसरी स्थिति है। और एक विद्यार्थी की स्थिति यही होनी चाहिए। वही व्यक्ति जानकार हो सकता है जिसे यह मालूम है कि हमें जानकारी नहीं है, वही जानकार हो सकता है। गैर जानकार होना एकदम डिफरेंट बात है, वो तो है ही गैर जानकार। लेकिन यह ज्ञान होना कि हमें ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है। और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसे यह ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा कि उसे ज्ञान नहीं है। यह भी बड़ी अद्भुत बात है, ठीक है ना। न्यूटन ने फिजिक्स के 3 नियम दिए गति के, लेकिन न्यूटन का दावा यह नहीं है कि वो संपूर्ण फिजिक्स को जानता है, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने यह बताया कि तत्व की बाहरी कक्षा में
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और वे लगातार अपने को संतृप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड का दावा यह नहीं है कि संपूर्ण केमिस्ट्री उन्हें आती है, ये बिल्कुल दावा नहीं है उनका। जो पाएगा वो ये घोषणा करेगा कि हमने कुछ भी नहीं पाया, अर्थात संपूर्ण का बहुत छोटा हिस्सा पाया। और जो कुछ नहीं पाएगा उसकी यह घोषणा होगी कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। राम, उनका दावा यह नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने उन्हें ईश्वर माना है और ईश्वर सर्वज्ञ है। और ईश्वर ना भी मानो, महापुरुष मान लो, तो भी रावण से कम नहीं है। तो भी उनका दावा यह नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। रावण का दावा क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, यह दावा भी ठीक है, क्योंकि हम में परमात्मा ही निवास करता है, यह भी सही है। तो अहम ब्रह्मास्मि कह देना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जिस भाव में रावण कहता है वो भाव गलत है। ठीक है, भाव बड़ी चीज होती है। ठीक है, कहते हैं ना, अभी हम सुन रहे थे बैठे, लाइन आ रही थी, वो कहता था पहले हर एक चीज लगती थी अपनी, मगर अब यूं लगता है कि अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। ठीक है, तो ये भाव की बात है कि आपको अपना कुछ भी नहीं लगता। जब अपना नहीं लगेगा तो अधिकार की भावना नहीं आएगी। अधिकार की भावना नहीं आएगी तो दूसरों से संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, फिर आप रहेंगे घर में, आप नौकरी भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, जो कुछ आज कर रहे हो वही करोगे, लेकिन फिर भी वो नहीं करोगे जो आज करोगे। भाव बदल गया, अब किसी संघर्ष नहीं बचा, अब कोई बात ही नहीं बची है। ठीक है, आप बदल चुके हो, दुनिया बदल गई है आपके लिए, और जबकि देखने वाले की दृष्टि में आप आज भी वही हो। तो कानून भी ऐसा ही है, उसका प्रोविजन लिखा है, वो आपको एक तरह दिखता है, दूसरे को दूसरी तरह दिखता है। और जो जानकार है वो ये दावा करेगा कि जो संपूर्ण है उसका तो कुछ भी हिस्सा हम नहीं जानते। और जो गैर जानकार है उसके दावे बड़े बड़े हैं। आप अनुच्छेद 22 पढ़ो, क्या कहता है? व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, जब व्यक्ति गिरफ्तार है तो गिरफ्तार तो बहुत तरीकों से हो जाएगा, एक तरीका नहीं है गिरफ्तारी का। और अगर गिरफ्तार है तो उसे हक है कि वो अपनी प्रतिरक्षा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कराए। ये उसका हक है और ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो बीएनएसएस इसमें कुछ ना लिखा हो तो भी उसका ये राइट है कि विद इन 24 आवर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और वो अपनी पसंद के वकील से अपनी प्रतिरक्षा कराए, कुछ ना कहती हो बीएनएसएस। और संभवतः इसको फंडामेंटल राइट इसीलिए घोषित किया गया कि अगर प्रक्रिया विधियों में कहीं इस ढंग की बात न भी आए कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर अपनी प्रतिरक्षा कराने का हक होगा, ये लिखने से छूट भी जाए तो भी ऐसा न हो कि व्यक्ति 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने से और अपनी प्रतिरक्षा कराने से वंचित हो जाए। संभवतः इसीलिए शामिल किया गया। तो आपको प्रक्रिया विधि इसे पढ़ते समय बहुत चीजों पर सोचना पड़ेगा, तब आप सही निष्कर्षों पर हो सकते हैं। खाली बीएनएसएस जान लेने से सही स्थिति पर आना यह संभव नहीं है। तो जो हम कहना चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि आपको ये भ्रम हो सकते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप दूसरों की तुलना में देखेंगे
तो पता यह लगेगा कि संपूर्ण का बहुत छोटा भाग आपको आता है, संपूर्ण तो आता ही नहीं है। और अगर आपने यह जान लिया कि संपूर्ण का बहुत छोटा भाग आने के कारण हमें ज्ञान नहीं है, अगर यह जान लिया तो सब कुछ जान लिया, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जहां से शुरुआत होती है। कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमें पता नहीं है। और दुनिया में जितने बड़े लोग हुए, जितने महान लोग हुए, उन्होंने सिर्फ एक ही बात जानी है कि हमें पता नहीं है। क्योंकि आपको पता वो हो सकता है जिसका आपने अनुभव किया है, जो वही आपको पता हो सकता है जिसका आपने अनुभव किया है। इसीलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि सदा सच बोलना चाहिए। ये 3 दिन में भी हमें याद नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी अवसर आया झूठी बोले, तो ये तो अनुभव किसी और का है कि सदा सच बोलना चाहिए। अनुभव मेरा कहां बना अभी? इसलिए इसकी सूचना हमें जरूर है कि सदा सच बोलना चाहिए। इसका ज्ञान हमें नहीं है कि सदा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान है सदा सच बोलना चाहिए तो फिर झूठ बोल ही कैसे पाओगे? फिर तो झूठ के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, ठीक है ना? फिर तो झूठ बोला ही नहीं जा सकता, असंभव हो गया। इसलिए आपको सूचनाएं हो सकती हैं विभिन्न चीजों की, लेकिन उन सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है? ये आपकी ड्यूटी है। और वो ज्ञान में तभी परिवर्तित होती है जब वो आप स्वयं अनुभव करें। और उसे अनुभव करने की पहली शर्त यही है कि आप ये माने कि हमें ज्ञान नहीं है। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और जिसे मेंटर कहते हैं, उसकी भूमिका यही होती है कि वो आपको सिर्फ इतना बताता है कि जाना स्वयं जाता है। और हमने इस तरीके से जाना, देख लो भाई, तुम हमारा तरीका तुम्हें सूट करता हो तो कर लो, नहीं तो भाई तरीके का विकास तुम्हें अपने व्यक्तित्व के अनुरूप स्वयं करना होगा। मेंटर जिसे कहते हो, उसका काम सिर्फ इतना ही होता है। वो आपको कुछ पढ़ा नहीं सकता, वो कुछ बता नहीं सकता। आपको पढ़ना आपको खुद है, सारी चीजें आपको खुद करनी है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि भाई हमने इस तरह जाना, आपको ठीक लगता हो तो आप भी इस तरह जान लो, और नहीं लगता फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई, अगर सिर्फ वकालत के लिए पढ़ रहे हैं या पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास करिए, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि देश में 90% लोग बिना पढ़े पास हो रहे हैं एलएलबी में। ये बड़ी विसंगतिपूर्ण बात है जो ऑन कैमरा कोई कहता नहीं, लेकिन हमें सच कहने में कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं। देश में 90% लोग बिना पढ़े पास हो रहे हैं कानून की दुनिया में, और 90% लोग बिना पढ़े जीविकोपार्जन कर रहे हैं कानून से। इसलिए जानने के लिए पढ़िए। और हम तो आगे की बात भी कहते हैं, कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए भी मत पढ़िए, वो बाया प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही होगा। सिर्फ जानने के लिए पढ़िए। जानने से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, बस जानने का वही पुरस्कार है, उसके अलावा किसी अन्य पुरस्कार की तलाश में मत रहिए। और जिस दिन आप वो पुरस्कार पाने की कोशिश करेंगे जो जानने से स्वभावतः प्राप्त होता है, तो अन्य सारे पुरस्कार ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो जान ही गए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बची। तो जानना ये महत्व की बात है। और हमने पहले भी कहा कि शिक्षित सिर्फ वही है जो जानता है, बाकी सब अशिक्षित हैं। डिग्री के नाम पर एक कागज का टुकड़ा आपके पास ज्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना? तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? अनुच्छेद 86 की।
और अनुच्छेद 86 की बात करते हुए हमने कहा था कि अनुच्छेद 86 की कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता ये कम से कम हिंदुस्तान के संविधान में और हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था के संदर्भों में समझ में नहीं आती। क्यों इसको आखिर रखा? क्योंकि 86 यह कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में 1 या 7 संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। चलो 86 इसकी कोई रिलेवेंसी ये तो तब भी समझ में आती है क्योंकि राष्ट्रपति पार्लियामेंट के ठीक है भाग हैं और साथ ही साथ देश की कार्यपालिका प्रशासन के प्रमुख भी हैं। तो एक इतना बड़ा आदमी है जो संसद का भाग है और संसद के जो 2 अन्य भाग हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, उन्हीं के समान संसद का भाग है। तो वो संसद के सदस्यों से अगर ये अपेक्षा कर रहा है कि हम आपको संबोधित करेंगे, तो संसद के सदस्य मिलकर जिस लोकसभा की रचना कर रहे हैं उनसे अपेक्षित यही है कि वे दूसरे अंग का भी सम्मान करें। भाई आपका दिमाग कोई आदेश देता है तो आपके हाथ पालन करते हैं, यह अपेक्षित नहीं है कि आपके हाथ आपके दिमाग के आदेश का पालन न करें। और जब पूरा अंग, पूरा शरीर एक साथ फंक्शनिंग करता है तो यह कहा जाता है कि आप फंक्शनिंग कर रहे हो। तो इसलिए उचित यही लगता है, अगर इसी सूत्र को अप्लाई करें तो यह ठीक लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा इन्हीं के समान जो एक अन्य अंग है संसद का, वो अगर अपेक्षा कर रहा है अन्य 2 अंगों से कि आप इकट्ठे हों और हम आपको संबोधित करेंगे, तो ये कोई अनापेक्षित बात ऐसा नहीं लगती। ये राष्ट्रपति के पद की गरिमा के साथ जुड़ी हुई बात लगती है और ये युक्ति संगत दिखाई देती है। लेकिन जहां तक 86(2) का सवाल है, 86(2) कहती है राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश पर विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अब देखिए, हमने कहा ना, काम का किया जाना स्वयं काम का लक्ष्य नहीं हो सकता। हर काम एक लक्ष्य की ओर समर्पित है। किसी भी काम को सिर्फ काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। वही जो हम बात कह रहे थे कि साक्षी को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाओगे तो क्यों लाओगे? अरे भाई, खाली लाने के लिए तो नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब ये कुछ और है जिसे करने के लिए उसे लाया जाएगा। कोई भी काम सिर्फ होने के लिए तो नहीं होता। अगर यह लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को संदेश भेज सकेंगे और उनके समक्ष लंबित किसी विधेयक पर विचार शीघ्रता से करने के लिए ये कह सकेंगे, तो इस काम का कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये काम पर्पजलेस है, ठीक है, तो इस बात को लिखने का कोई अर्थ नहीं हो सकता। जहां तक हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था का सवाल है, तो राष्ट्रपति के सारे अधीनस्थ वे विधायिका के सदस्य होने के साथ कार्यपालिका के सदस्य ये भी हैं। आप जानते हैं कि हमने संसदीय ढंग की राज्य व्यवस्था ये अपनाई है और संसदीय ढंग की राज्य व्यवस्था में जो सरकार है उसके प्रमुख राष्ट्रपति होने के बाद भी जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इसमें निहित रहती है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के माध्यम से ही स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग ये करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है और ये प्रधानमंत्री ही है
जो अपने नीतियों, कार्यक्रमों आदि के साथ चुनावों में जनता के समक्ष जाते हैं और जनता से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति समर्थन लेकर आते हैं। और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ये सदन में हमेशा मौजूद होगा, क्योंकि संसदीय ढंग की शासन व्यवस्था में जो एग्जीक्यूटिव होती है, अर्थात जो सरकार होती है, वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्य होती ही होती है। ये हो ही नहीं सकता कि सरकार का कोई सदस्य अर्थात मंत्री वो विधायिका के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य न हो। यद्यपि जब यथास्थान पहुंचेंगे तब चर्चा करेंगे। 6 महीने के लिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकता है, बड़ा अस्थायी प्रकार का प्रावधान है। इसलिए नॉर्मली, सामान्यतः ये कहा जाना ठीक है कि राष्ट्रपति के जितने अधीनस्थ हैं, अर्थात सरकार के जितने सदस्य और मंत्री हैं, वे सबके सब विधायिका के किसी एक सदन के सदस्य होंगे ही होंगे, और वे सब राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं। तो जब राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो, तो अगर राष्ट्रपति को सदन में कोई संदेश भेजना है तो सीधे काहे भेजें? अपने अधीनस्थों के माध्यम से, मंत्रिमंडल के माध्यम से जो संदेश उन्हें देना है वो संदेश वो दिलवा सकते हैं। और अगर 86(2) की व्यवस्था मानी जाए तो संघर्ष इसकी संभावना भी जन्म लेती है, और कानून को इस प्रकार बनना चाहिए और कानून का अर्थान्वयन भी ऐसे ही होना चाहिए कि सभी प्रकार के संघर्ष समाप्त हो सके। संघर्ष हो यह कानून के लिए उचित नहीं है, या कानून संघर्ष को जन्म दे, यह भी कानून के लिए ठीक बात नहीं है। अगर राष्ट्रपति सीधे संदेश भेजेंगे और सदन विचार करने से इनकार कर दे, ठीक है, कर सकता है, क्योंकि सदनों में राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ मंत्रिमंडल के सदस्य वे बहुमत में होंगे। राष्ट्रपति इनका तो एक भी व्यक्ति सदन में नहीं होगा, भाई प्रधानमंत्री वो होगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, तो मेजॉरिटी में तो वही होंगे। इन्होंने सीधे संदेश भेज दिया, और आगे हम लोग संसदीय विशेषाधिकार देखेंगे। तो संसदीय विशेषाधिकारों में यह है कि सदन जिस विषय पर चाहे चर्चा कर सकता है और जिस विषय पर चाहे चर्चा न करे। चलिए, आप ये कहते हैं कि सदन को ये ताकत मिलती है संविधान से, और संविधान स्वयं ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अगर संदेश भेज रहे हैं तो सदन को विचार करना चाहिए। इसलिए चूंकि दोनों बातें संविधान कह रहा है, तो फिर सदन के लिए अपेक्षित नहीं है कि वो ऐसा न करें। लेकिन वो इसी पर अड़ गए, ठीक है ना, इसी पर अड़ गए। तो एक संघर्ष की शुरुआत तो हो जाएगी, एक संघर्ष होगा, तो संघर्ष का परिणाम क्या आएगा डिफरेंट बात है, अलग बात है। लेकिन संघर्ष होगा तो संघर्ष को कैसे अवॉइड करेंगे? और जब संघर्ष अवॉइडेबल नहीं होगा तो फिर इस प्रोविजन की जरूरत क्या थी? इससे बढ़िया तो यह होता, हम लोग अनुच्छेद 75 पढ़ेंगे, देखेंगे, वहां स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल से जो कुछ कहेंगे उसे किसी भी न्यायालय में न तो प्रश्नगत किया जा सकता है, न कोई न्यायालय ये पूछने की, ठीक है, क्षमता रखता है कि किसी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल से क्या कहा। तो क्या ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा बेहतर ये न होता कि 86(2) न होता, क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता नजर नहीं आती, और चूंकि इसकी कोई उपयोगिता नजर नहीं आती है, इसीलिए अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसके मुताबिक राष्ट्रपति ने आज तक संसद के किसी सदन को संदेश नहीं भेजा है, आज तक नहीं भेजा, और संभवतः आगे भेजेंगे भी नहीं।
क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। आप चाहते हैं किसी विधेयक पर शीघ्रता से विचारो, प्रधानमंत्री से कहिए, प्रधानमंत्री स्वयं ऐसी व्यवस्था कर लेंगे। भाई उनका तो संसदीय कार्य मंत्री है ही, टॉप प्रायोरिटी पर आ जाएगा, विचार हो जाएगा। आप सीधे सदन को संदेश भेजे हैं, ये कहां तक ठीक लगता है? और ये व्यवस्था हमने ली कहां से? अमेरिका से। हां, अमेरिका में इस व्यवस्था की प्रासंगिकता है, क्योंकि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे यहां भी लागू है, अमेरिका में भी लागू है, लेकिन हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर उतनी सख्ती से लागू नहीं है जितनी सख्ती से अमेरिका में लागू है। हमारे यहां भी सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, और तीनों एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे। हमारे यहां भी है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की मेंबर है, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर उतनी सख्ती से लागू नहीं है जितनी सख्ती से ये अमेरिका में है। और अमेरिका में चूंकि एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति वहां सीधे जनता से चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति को सारे कार्यपालिकी प्रशासन इसका प्रमुख माना जाता है, और उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा ये स्वयं वे तय करेंगे, कोई भी नहीं। उनके मंत्रिमंडल में जो होंगे वे सीनेट के या कांग्रेस के मेंबर हों, सीनेट के या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, ये जरूरी नहीं है। तो वहां विधायिका और सरकार इसके बीच कोई संबंध नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली है, और सरकार इसकी ये बाध्यता होती है कि ये कानून के मुताबिक ही चल सकती है। तो अगर किसी विषय पर कानून नहीं है और सरकार के सामने आपात की दशा है, कानून आना चाहिए, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट उस विषय पर विचार करने को राजी ही नहीं है, तो वहां ये शक्ति राष्ट्रपति यानी कार्यपालिकी प्रमुख के पास होना युक्ति संगत दिखाई देता है कि वे विधायिका से अपेक्षा करें कि भाई आप इस विषय पर शीघ्रता से कानून बनाइए। लेकिन हिंदुस्तान में जहां राष्ट्रपति के अधीनस्थ स्वयं बैठे हैं विधायिकाओं में, और सिर्फ बैठे ही नहीं है, बहुमत में है, पूरी ताकत में है, वहां इस प्रकार की शक्ति होना, इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है। और इसका कोई औचित्य नजर न आने के कारण ही संभवतः इस शक्ति का उपयोग अब तक नहीं हुआ, मेरी जानकारी के मुताबिक। अगर कहीं हुआ हो तो हम कोई दावा भी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वही बात कि हमने सब कुछ नहीं पढ़ लिया, जितना हमने जाना है उसके मुताबिक अब तक इस शक्ति का उपयोग नहीं हुआ है। और यह शक्ति संघर्ष का बायस बन सकती है किसी भी क्षण, स्वयं राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल के बीच। इसलिए भी हमें ऐसा लगता है, कोई हमसे सहमत हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, कि 86-2 जैसी शक्ति हिंदुस्तान के संदर्भों में औचित्य, ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं, ये बिल्कुल निराधार औचित्यहीन है, इसका कोई मतलब नहीं। और मेरी बात को समर्थन इस बात से मिलता है कि अब तक इस शक्ति का उपयोग नहीं हुआ, जबकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो संविधान में नहीं है फिर भी उनका पालन हो रहा है। उन्हीं को हम कन्वेंशन कहते हैं, उन्हीं को हम कन्वेंशन कहते हैं, संवैधानिक परंपरा उन्हीं को कहते हैं, और देश के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग बनती हैं। हमने आपसे कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कन्वेंशन शामिल है, तो जो संविधान में नहीं है लेकिन होना चाहिए था, उसे संवैधानिक परंपरा के रूप में हम मान्यता देते भी हैं और शामिल भी करते हैं देश की राज्य व्यवस्था में, और जो स्वयं संविधान में है उसका भी पालन, ठीक है, नहीं करते हैं, क्योंकि वो संघर्ष का बायस हो सकता है। तो 86-2 इस प्रकार की बात करता है जिसका कोई औचित्य हमें तो समझ में नहीं आया। बाकी भाई फ्रेमर्स हमसे अधिक बुद्धिमान थे, हमसे अधिक विद्वान थे, उन्होंने क्यों रखा वे बता सकते हैं,
हमें कोई इसका औचित्य समझ में नहीं आता। अच्छा, आपका फिर उसके बाद 86 के बाद 87 आपसे पहले ही बात हुई कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 86 में तो whenever they want to address, ठीक है, टू द पार्लियामेंटेरियन, तब वो ये कह सकते हैं कि संवेद रूप से दोनों सदनों के सदस्य या अकेले अकेले ये असेंबल हो और हम उस असेंबली को एड्रेस करेंगे। 86 वन में तो उनका ये अधिकार है, लेकिन 87 राष्ट्रपति को क्लियरली ये हक देती है और ये अपेक्षा करती है कि 2 अवसरों पर वे संसद के सत्र को संबोधित करेंगे ही। एक जब फ्रेश इलेक्शन होकर आएगा लोकसभा का, और ये ठीक भी लगता है। पुरानी लोकसभा चली गई, नई लोकसभा आई है, उस नई लोकसभा का परिचय अपने अन्य संगठनों से होना चाहिए। लोकसभा संसद का भाग है, चलो राज्यसभा तो पुरानी है, ये कुछ हद तक नहीं हुई है। मानिए 1/3 सदस्य रिटायर भी हो गए तो भी कुछ हद तक नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा तो पूरी नहीं हो गई। तो कम से कम राष्ट्रपति का परिचय ये तो होना चाहिए। अब आप कहेंगे परिचय की क्या जरूरत, राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता? तो जो सांसद है, राष्ट्रपति को वो जानते होंगे जो सांसद होकर गए, उन सांसदों को राष्ट्रपति जानते हो ये तो जरूरी नहीं है भाई। ये कहां जरूरी है? जो सांसद चुनकर गए उनको राष्ट्रपति जानते हो, ये कहां जरूरी है? ठीक है, और फिर भी सबको ही सब कुछ जानता होता है, लेकिन एक चीज होती अधिकृत सूचना, एक चीज होती है ऑथोराइज इंफॉर्मेशन। आपको पता होता है कि यूनिवर्सिटी ने छुट्टी घोषित कर दिया, सबको मालूम है, लेकिन आप कहते हैं भाई ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं आया है। ऑफिशियली आने का महत्व होता है। आपने पढ़ा था फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले, जो प्रतिग्रहण पर मुकदमा है, उसमें प्रस्थापक की प्रस्थापना को प्रतिग्रहिता उसने नहीं, यानी जिससे प्रस्थापना की गई थी उसने नहीं, उनके भतीजे यानी चाचा ने प्रतिग्रहण उसका कर लिया था। संविदा का गठन नहीं हुआ, यद्यपि यह पता लग गया था, जिसको प्रतिग्रहण करना था उसे भी पता लग गया था कि अनाधिकृत व्यक्ति ने प्रतिग्रहण कर लिया है, लेकिन फिर भी संविदा का गठन नहीं माना गया था। इसका मतलब अधिकृत सूचना का कोई महत्व होता है। ठीक है, तो अधिकृत सूचनाएं अपने में महत्व रखती हैं। शायद इसीलिए 87 रखा गया होगा कि जब पहली बार लोकसभा आएगी जनरल इलेक्शन के बाद, तो आवश्यक नहीं पुरानी लोकसभा के सारे मेंबर चुन के आ जाएंगे, हार भी सकते हैं। तो जो नई लोकसभा आई है उससे कम से कम राष्ट्रपति का परिचय होना चाहिए, और जब नई लोकसभा शुरू होने जा रही है तो एक सेरेमोनियल लुक उसे मिलना चाहिए, एक आयोजन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी आयोजन को करने में जो सूचना समाज को जाती है, ठीक है, वो सूचना स्वयं उस काम को, जिस काम को करने के लिए आयोजन किया गया है, उस काम को विशेष महत्व समाज की नजर में प्रदान कर देती है। ठीक है ना, समाज उसको महत्वपूर्ण काम मानने लगता है जिस काम को करने के लिए आयोजन किया जाता है। भाई भगवान की पूजा ये तो अकेले में हो सकती है, इसमें क्या बात है? इनके यहां जमात का महत्व है। इनके क्या कहते हैं, नमाज जमात में पढ़नी चाहिए, और हमारे यहां कहते हैं कि सबको बुलाकर फिर पूजा करनी चाहिए। अखंड पाठ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ ज्ञादि हवन, इनमें समाज को क्यों बुलाते हैं? अकेले करिए ना, किसने मना किया? और चाहे इनके पैगंबर हो, उन्हें भी उन्होंने अकेले इबादत की थी, जमात के साथ तो नहीं की थी। हीरा नाम की गुफा में
या मोसेस कोहितूर पे गए, ठीक है, तो अकेले जो कुछ हुआ तो हुआ। इब्राहिम को बशारत मिली तो अकेले मिली। नूह को अगर कोई इल्हाम हुआ तो अकेले हुआ था, जमात में तो नहीं हुआ था। फिर ये जमात पर जोर क्यों? ऐसे ही हमारी ऋषि परंपरा में है, हमारे मेथोडोलॉजी में जो कुछ हुआ, जिनको जो कुछ मिला अकेले मिला। बुद्ध महावीर के ढोल बजा रहे थे, जो कुछ मिला मिला अकेले, लेकिन आयोजन का महत्व है, क्योंकि आयोजन स्वयं कृत्य के महत्व को स्थापित करता है। कृत्य इंपॉर्टेंट है, यह बताता है आयोजन, इसलिए आयोजन किया जाता है चीजों में। तो लोकसभा की प्रथम बैठक शुरू होने जा रही, तो एक सेरेमोनियल लुक मिले, इसके लिए 87 में ये बात रखी गई कि राष्ट्रपति प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद गठित होकर आने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेंगे। ठीक है, आप देखें 87 क्या कहता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। बस इतना और जोड़ लेंगे कि लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के बाद संसद के दोनों सदन उन्हें बुलाएंगे। और यह भी ठीक लगता है, जब आयोजन हम कर रहे हैं तो केवल अपने घर वालों को आमंत्रित नहीं करते, अपने परिवार कुटुंबियों इनको आमंत्रित नहीं करते, सर्वसाधारण समाज उसे बुलाते हैं। और संसद के दूसरा सदन वो तो संसद का ही भाग है, भले ही वो उसमें सारे सदस्य नए नहीं हुए, लेकिन है। तो प्रथम अधिवेशन के बाद जब नई लोकसभा को हम संबोधित करने जा रहे हैं तो उन्हें भी बुला लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और तो एक सेरेमोनियल लुक, एक सेरेमनी वो और ज्यादा दिखाई देने लगेगी, ठीक है, उससे थोड़ा कम कम दिखाई देगी। इसलिए रखा गया कि संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को वे संबोधित करेंगे और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को, यानी आफ्टर जनरल इलेक्शन 100% वे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ जब सत्रों की शुरुआत होगी एक वर्ष के पहले, किसी भी वर्ष के पहले सत्र को, इसे भी वो समवेत रूप से संबोधित करेंगे। ये 87 के जो प्रोविजंस हैं ये सेरेमोनियल लुक के लिए है। हमने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी चीज है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसमें सारी बातों का ख्याल ये किया जाएगा। ये सूखा सूखा कानून नहीं है, ठीक है। हमारी जो संस्कृति और परंपरा है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और रिफ्लेक्ट होती है। हमारी संस्कृति और परंपरा है कि हम महत्वपूर्ण कामों को आयोजन के साथ करते हैं, उन्हें हम एक सेरेमोनियल लुक देते हैं। तो सेरेमोनियल लुक ये दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद जब कोई बड़ा बूढ़ा आता है तो भले ही वो अपनी बाध्यताओं के कारण आया हो, भाई राष्ट्रपति संसद के सत्र को संबोधित करेंगे इस संविधान की अपेक्षा के मुताबिक, और राष्ट्रपति स्वयं इस संविधान से ही आए हैं, तो अगर वो संसद के दोनों सत्रों को संबोधित कर रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, भाई कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। दैट वाज योर ड्यूटी, भाई आपका कर्तव्य था, वो आपको करना चाहिए था। नहीं करते, ठीक नहीं था, किया तो एहसान क्या। लेकिन फिर भी यह भी हमारी परंपरा का हिस्सा है कि जब कोई बड़ा आता है तो हम उसे थैंक्स कहते हैं आने के लिए। अदालत आप जाते हैं न्याय करना तो उनका काम है, वो कहते हैं आपका ये काम हो गया, क्यों? इसलिए नहीं हो गया, तुमने कहा था, तुमने कहा था इसलिए नहीं हो गया, होना चाहिए था इसलिए हुआ। क्योंकि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, मांगने से जो मिलता है वो भीख है, और बिना मांगे जो मिलता है वो अधिकार है। अदालत अधिकार देने को बैठी है, भीख देने को नहीं।
वो जो कुछ मिला है वो अयाचित है, बिना मांगे मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि थैंक्स सर, तब भी हम थैंक्स बोलते हैं, वो हमारी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कुछ एहसान नहीं किया, अगर मेरा अधिकार ना होता तो तुम कदापि ना देते। और भी इस मामलों में भी तो हम मांग रहे थे, तुम्हें तो नहीं मिल गया। तो अगर मेरी शक्ल में ही कोई खास बात थी तो हम जिसमें गए उसमें मिल जाना चाहिए था, उसमें तो नहीं मिला। कुछ में मिला, कुछ में नहीं मिला। तो ये दर्शित क्या करता है, ये दर्शित ये करता है कि जहां हमारा हक था वहां मिला, जहां हक नहीं था वहां नहीं मिला। लेकिन जहां हक था वहां मिला तो भी थैंक्स कहते हैं हम, और जहां नहीं मिला तो भाई कोई कहे तो कहे, हमारे मुंह से तो नहीं निकलता थैंक्स भाई, हम काहे के लिए कहे, हमारी तो नहीं मानी गई, लेकिन लोग तब भी थैंक्स कहते हैं। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, वो अगर कहीं आए हैं तो वो टफ थैंक्स आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 87 सबसेक्शन 2 तो खैर ये नहीं कह रहा, 87 सबसेक्शन 2 कह रहा प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा करने के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। 87(2) तो ये कह रहा, लेकिन ये जो 87(1) में अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का, इसमें राष्ट्रपति सरकार जो नई आई है उसके नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा करेंगे और सदन को जानकारी देंगे कि जो नई सरकार आई है वो क्या क्या करना चाहती है। क्योंकि राष्ट्रपति खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं गए थे चुनाव में सरकार गई थी, और सरकार जिन विषयों को महत्वपूर्ण समझती है उनको उनके अभिभाषण में रखेगी। होता है हम घर के बड़े से कहलवाते हैं सारी बातें, तय किसी ने की हो, लेकिन कहता घर का बड़ा है, तो राष्ट्रपति कहेंगे सारी बातों को। और इसके बाद उनके भाषण पर एक धन्यवाद प्रस्ताव ये आता है, और धन्यवाद प्रस्ताव क्योंकि सरकार की बात उन्होंने बोली है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार के विरोध के बाद भी कोई कटौती या कोई उपांतरण, मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन ये स्वीकार हो जाता है तो सरकार गिर गई ऐसा माना जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ये माना जाएगा, क्योंकि उन्हीं की बात वो कर रहे थे। और ये जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, ये जो अभिभाषण होता है, इसमें सदस्यों को ये स्वतंत्रता रहती है कि देश में जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं होता राज व्यवस्था, पॉलिटिकल, जब कॉन्स्टिट्यूशन में हम पॉलिटिकल बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था से संबंधित कोई महत्वपूर्ण स्थिति देश में है या प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कोई अन्य स्थिति देश में है तो उन्हें भी इस चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है, और उनके लिए कितना समय दिया जाएगा ये सदन अपनी प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित करेगा, ऐसा 87 सबसेक्शन 2 कहता है। और 88, दिस इज द आर्टिकल, ठीक है, विच इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, ये लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला आर्टिकल है, क्योंकि ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति संभवतः यही दो लोग जो किसी सदन के सदस्य न होते हुए भी सदनों में प्रवेश भी पाएंगे और वहां बोलेंगे भी। और राष्ट्रपति के संबंध में तो चलो ये बात फिर भी औचित्यपूर्ण है, क्यों, 79 में वो तो संसद के सदस्य ही हैं, सॉरी संसद के भाग ही हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनके संबंध में तो ये नहीं कि संसद के भाग हो, लेकिन 88 के प्रभाव से उन्हें यह हक हासिल है। और तीसरा, हाँ, एक व्यक्ति और हो सकता है, वो आदमी है जिसे मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है और वो विधायिका के किन्हीं सदनों का सदस्य नहीं है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, और विद इन 6 मंथ
उसे संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी है। 6 महीने तक संसद का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में मंत्री ये हो सकता है, प्रोविजन है। इसके अलावा एक बात और भी है, मंत्रिमंडल में जितने सदस्य होंगे वे सब या तो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के, दोनों के मेंबर कोई नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों के मेंबर हो जाए, होंगे तो एक ही के। और अगर कोई दोनों का सदस्य हो जाता है तो अभी आगे प्रोविजन पढ़ेंगे हम लोग, उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी और नहीं छोड़ेगा तो आगे लिखा हुआ है कि उसकी एक सदन की सदस्यता ऑटोमेटिकली छूट गई मान ली जाएगी। तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ठीक है, आपका दोनों सदनों का सदस्य कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो मंत्री हैं वो तो दोनों सदनों में जाएंगे और दोनों सदनों में सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर ये देंगे। यद्यपि उनकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति है। जवाबदेही का अर्थ यहां इससे नहीं कि जवाब देना, ये नहीं जवाबदेही, यानी अगर वो जो चाहते हैं लोकसभा उस पर मोहर नहीं लगाती, ठीक है, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं सारे मंत्री, लेकिन सदस्य प्रश्न राज्यसभा में भी उनसे पूछेंगे, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता वही प्रधानमंत्री होगा, वही सरकार बनाएगा, क्योंकि राज्यसभा तो रिवाइजिंग चेंबर है। लोकतंत्र की भावना के अनुरूप जो चेंबर है वो तो लोकसभा ही है। इससे सरकार जवाबदेह है, लोकसभा के प्रति मानी जाती है, लेकिन सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर ये राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके भी देना पड़ेगा, और उनका उत्तर देने के लिए वहां जाना तो पड़ेगा ही। प्रधानमंत्री स्वयं इस समय लोकसभा के मेंबर हैं, कहां से? बनारस से, राज्यसभा के थोड़े हैं। उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य विदेश मंत्री एस जयशंकर को छोड़ दें और कुछ मंत्री होंगे जिन्हें छोड़ दें तो अधिकांश सदस्य लोकसभा के मेंबर हैं, जाएंगे तो राज्यसभा में भी जवाब तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सदनों के सदस्य नहीं है फिर भी सदनों में प्रवेश पाते हैं, लेकिन ऐसे 2 ही लोग हैं जो न संसद के भाग हैं न संसद के किसी सदन के सदस्य हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी सदन में जाते हैं, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। वे जिन संसदीय समितियों के सदस्य हैं उनमें भाग ले सकते हैं, उनमें भाषण दे सकते हैं, केवल मत विभाजन में भाग नहीं लेंगे। मत विभाजन में भाग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं। और ऐसे 2 लोग कौन थे? एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो अनुच्छेद 88 की व्यवस्था के मुताबिक नियुक्त किए जाते हैं, और दूसरे वो मंत्री जो सदन के किसी, ठीक है, संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना 6 माह के लिए मंत्री पद धारण करते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी अपने ऑफिस से अटैच्ड कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वे संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहां भाषण कर सकते हैं, वहां सारे काम कर सकते हैं। और अगर किसी संसदीय समिति के वे सदस्य अथवा अध्यक्ष बनाए गए तो उसमें भी भाग ले सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, केवल मत विभाजन में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं है। 88 देखें क्या कहता है, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा। प्रत्येक मंत्री यानी वो संसद के किसी सदन का सदस्य है, मान लीजिए लोकसभा का तो राज्यसभा में भी जा सकेगा, और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी दोनों सदनों में जा सकेगा।
इसलिए उसने लिखा कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले, उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, मत देने का अधिकारी नहीं है, बाकी वो जा भी सकता है और वहां सारी चीजें, ठीक है, भाषण आदि, कार्यवाहियों में भाग, ये सब कुछ वो ले सकता है, कर सकता है। ये आपका संसद 79 से लेकर 89 तक। 79 में संसद किन किन चीजों से मिलकर बनेगी, 80 में राज्यसभा का गठन। ठीक है, तो आप देखेंगे 79 से लेकर 88 तक यहां पार्लियामेंट का गठन हो रहा है, अब पार्लियामेंट के ऑफिसर्स, ठीक है, पार्लियामेंट के 2 सदन है, एक राष्ट्रपति उसके मेंबर है, तो राष्ट्रपति का कोई बॉस ये तो हो नहीं सकता, वो तो संवैधानिक प्रमुख है देश के। लेकिन संसद के जो 2 सदन हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं वे कौन होंगे और उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, इसके संबंध में 89 और आगे के उपबंध व्यवस्था कर रहे हैं। सेक्शन 89, चूंकि राज्यसभा उच्च सदन है तो बात की शुरुआत उसी से होगी। तो कहता है 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है, कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति है, पदेन सभापति, यानी अलग से किसी व्यक्ति की नियुक्ति ये नहीं की जाएगी राज्यसभा के सभापति के रूप में। जो भी उपराष्ट्रपति नियुक्त होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति माना जाएगा, वो पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। कहता है राज्यसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, कहता है कि यथाशक्ति शीघ्र, कोई टाइम लिमिटेशन फिक्स नहीं की है, केवल इतना ही कहा कि उपराष्ट्रपति ये पदेन सभापति होंगे और यथाशक्ति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनेगी। और ठीक है, जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है, पद के रिक्त होने में और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ होने पर, ये दोनों अलग अलग बातें। पद रिक्त है यानी आदमी मर गया, रिटायर हो गया, राज्यसभा का सदस्य नहीं बचा तो उपसभापति कहां से बचेगा। ठीक है, पद रिक्त है ये अलग बात है, और कोई अपने पद पर काम नहीं कर रहा, अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, ये दूसरी बात। शब्दों के जो एक्चुअल मीनिंग्स है उन्हीं को निकालना चाहिए। कानून के साथ ये भी बड़ी दिक्कत है, जो लिखा है उसके जो स्वाभाविक अर्थ हो सकते हैं आप उन्हें नहीं निकालते। आपका मन उन शब्दों का जो अर्थ सुझा देता है, आप ये मान लेते हैं कानून के शब्दों के यही अर्थ हैं, वो अर्थ नहीं हो सकते। तो पद रिक्त होना अलग बात है और पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। पदीय कर्तव्यों का निर्वहन तो व्यक्ति सत्याग्रह है, इसके कारण हो सकता न कर रहा हो। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही, वो भी पदीय कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर रहे, लेकिन पद रिक्त थोड़ी है। पद रिक्त हो तो अध्याचन नहीं आ जाएगा डॉक्टरों की भर्ती के लिए।
अरे भाई रिक्त होगा तो अगला चला जाएगा, नई भर्ती होगी तो पद रिक्त नहीं है। तो यहां कहता जब उपसभापति का पद रिक्त हो गया तो फिर यथाशक्य शीघ्र, भाई ठीक है, उपसभापति का यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन हो गया, उन्होंने काम किया, फिर रिक्त हो गया, बीच में ही या तो रिटायर हो गए या मर गए या कुछ अन्य बात हो गई, तो उपसभापति का पद रिक्त हो गया। जब रिक्त हो गया तो फिर यथाशक्य शीघ्र अपने किसी अन्य सदस्य को फिर से उपसभापति चुना जाएगा। अब कहता उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। कहता राज्यसभा उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य है, ठीक है। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो पद ठीक है रिक्त माना ही जाएगा, तो अपना पद रिक्त कर देगा। यानी कोई चीज छोड़ी नहीं जाती, कानून में एक एक बात बताते हैं। पद रिक्त कब माना जाएगा, उसे पद त्याग करने की स्वतंत्रता भी होगी। भाई आदमी है, कोई बेगार थोड़ी करा लोगे। और ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति हम नहीं होना चाहते, हमें तुम जबरदस्ती राष्ट्रपति बना रहे हो, हमें राष्ट्रपति होने में कोई रुचि नहीं। आप कहोगे अजीब बेवकूफी की बात है, बुद्ध को सम्राट होने में रुचि नहीं है, महावीर को सम्राट होने में रुचि नहीं है, तो ये तो तुम मूर्ख हो कि तुम्हें राष्ट्रपति होने में रुचि है, ठीक है। तो बुद्ध भिखारी नहीं है, भिखारी तो वो है, भिखारी तो तुम हो। तुम भीख मांगते घूम रहे हो, कभी तो मजिस्ट्रेट होने की, कभी तो बहुत छोटी छोटी चीजों की। वो छोड़कर आए हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है, ठीक है। वो तो सम्राट है, तो किसी को सम्राट होने में रुचि नहीं है। तो राष्ट्रपति तो, अगर आज के युग का जो राष्ट्रपति है वो उस युग के सम्राट से तो छोटा ही है, उस युग का सम्राट तो बहुत बड़ी चीज था। तो लोगों को सम्राट होने में रुचि नहीं है। ये आपकी अपनी बुद्धि है, ये आपकी अपनी कल्पना है कि आपको लगता है कि राष्ट्रपति होने को कोई, कौन मूर्ख होगा जो राष्ट्रपति होने को राजी नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो मूर्ख नहीं है और राष्ट्रपति होने को राजी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग दुनिया में, ठीक है। मूर्ख कतई नहीं है और राष्ट्रपति होने को कतई राजी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। जो मूर्ख कतई नहीं है, संसद का सदस्य होने को कतई राजी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो अपनी कल्पनाओं से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन मत करिए, व्यक्ति के हिसाब से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करिए। तो अगर उपसभापति भी है राज्यसभा का, नहीं रहना चाहता, तो उसे पदत्याग की सुविधा तो देंगे आप, या उसे बेकार कराएंगे, बोले तुम बने क्यों, अब तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात नहीं हो सकती, तो इससे पदत्याग की भी सुविधा मिलेगी। कहता है यदि किसी भी समय सभापति को संबोधित, सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। और राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। तीनों बातें रहेंगी, रिक्त हो जाएगा जब रिटायर वगैरह हो जाएगा, पद त्याग करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अब आप देखते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार कब तक नहीं कर सकते, जब तक यह तय ना हो जाए कि उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। इस्तीफा दे तो स्वीकार होगा। अब यही कानून के आदमी की दृष्टि शुरू हो जाती है। आम आदमी को सिर्फ इतना दिखाई देता है, इस्तीफा दे दिया, तुम पे बंदूक रख के हमने इस्तीफा दिलवा दिया, तो तुमने इस्तीफा दिया कहां, दिलवा दिया हमने, ठीक है। और बंदूक दिखाई दे ये भी जरूरी नहीं, हमने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो आप पर हमारा है, और हमने आपसे इस्तीफा दिलवा दिया, तो दिया कहां, दिलवा दिया, ठीक है ना। इस्तीफा दिया ये तो तब कहा जाएगा जब स्वतंत्रता पूर्वक दिया हो। इसीलिए आप देखें होता है कई बार वो कहते हैं कि विधायक हमारे सामने आए और ये कहें आके, राज्यपाल या राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हमारे सामने आइए, ये कहिए कि हमने समर्थन दिया इनको, तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि समर्थन का पत्र सौंप दिया, अब वो कहते हैं हम तो मानते ही नहीं। समर्थन
के पत्र पर सिग्नेचर जो है वो किन परिस्थितियों में कराए गए हैं ये तो तय नहीं है, ये क्या पता किन परिस्थितियों में कराए गए। तो समर्थन का पत्र दिया तो हमारे सामने आके कह दो कि समर्थन दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र, हस्ताक्षर किन परिस्थितियों में हुए तो देखना पड़ेगा। और तीसरी स्थिति, आप निरंकुश न हो जाए, इसके लिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हें भी ये सुविधा रहेगी कि अपने बहुमत यानी साधारण बहुमत, कुछ नहीं, जितने राज्यसभा के सदस्य हैं अपने साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दें कि उपसभापति नहीं रहेंगे तो उपसभापति नहीं रहेंगे। सभापति की बात नहीं हो रही, उपसभापति की हो रही। सभापति के लिए अलग से व्यवस्था आएगी, ठीक है ना, उपसभापति नहीं रहेंगे। परंतु खंडगा के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई। यानी उपसभापति को आप हटाना चाहते हैं तो 14 दिन पहले आपको ये नोटिस देना होगा कि हम उपसभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इस ढंग का प्रस्ताव ले आते हैं तो 14 दिन बाद बहुमत द्वारा पारित संकल्प की व्यवस्था के मुताबिक उपसभापति को उनके पद से हटाया जा सकेगा। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखिए।